हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन का फिजिक्स का एक टॉपिक जो कि रहने वाला है ऑसिलेशन। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आज का टॉपिक आपका ऑसिलेशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोर्सेज के बारे में। हमारे पास दो तरह के मोड में जितने भी कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों ही मोड में अवेलेबल है। अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑनलाइन कर सकता है, किसी ने अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन भी चूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है, जिसमें की कोर्सेज हैं एचपी टीजीटी कमीशन, पीजीटी कमीशन और डी ट्रिपल एसबी टीजीटी। अगर आपने इनको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो। कहां पे? सिविल स्टेप हिमाचल कनेक्टेड ऐप के ऊपर। आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सिंपली आप इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगी ऐप। ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, देन आप डेमो लेक्चर देख के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाता है। ठीक है, कोर्स के फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कोर्स के फीचर में पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको मिल जाती है, लाइव ऑनलाइन लेक्चर रहता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन और वीकली आपका रहता है डाउट सेशन। तो ये थे पूरे कंप्लीट आपके कोर्स के फीचर्स। ठीक है, कोर्स के फीचर्स देखना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है उससे पहले आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। उस कोर्स में हमारे पास क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो चीज देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के मेन पोर्शन को, जो कि है क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसका आंसर करो। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा एग्जांपल यहां पे रिप्रेजेंट करता है? पीरियोडिक मोशन सिंपली हमारे पास क्या होता है, कोई भी मोशन अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर रिपीट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पीरियोडिक मोशन। इसमें एक वर्ड आ रहा है पीरियड। पीरियड मतलब कोई चीज रिपीट करना, तो पीरियोडिक मोशन भी आपका उसी से रिलेटेड हुआ। तो उसमें से ढूंढना है। देखो पहला ऑप्शन है स्विमर कंप्लीटिंग वन राउंड। अगर कोई स्विमर है, अगर हमारे पास एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है नदी के, ठीक है, तो मतलब वो सेम पाथ से तो वापस नहीं आएगा क्योंकि नदी तो बह रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन एरो रिलीज फ्रॉम बो, तो ये भी वापस नहीं आएगा, ये भी वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ना तो ऑप्शन नंबर ए है ना ऑप्शन नंबर बी है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखो, अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखो, अगर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो मतलब हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपकी करेक्ट चॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेज एट अ टाइम टी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टेल्स। अगर आप फेज की बात करते हो, अगर आप इक्वेशन लिखो, आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस हमारे पास यहाँ पे फेज का फैक्टर आता है। फेज हमें क्या बताता है? फेज हमें क्या बताता है? फेज सिंपली हमें बताता है कि पार्टिकल हमारे पास किस पोजीशन पे कहां पे है पर्टिकुलर। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो तो फेज भी हमें कुछ ऐसे बताता है कि वो लैग कर रहा है फिर हमारे पास वो आगे चल रहा है। तो फेज हमारे पास जस्ट हमारे पास इसमें एक एडिशन होता है पोर्शन। तो आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें हमारे पास किसी पोजीशन और हमारे पास उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज। ओनली पोजीशन ऑफ द पार्टिकल नहीं, खाली पोजीशन नहीं होती, ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन नो। ऑप्शन नंबर सी बोथ द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। जी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहां पे भी आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी को देख लेते हैं ना, नहीं ना इधर लिखा हो पहले ही कि पोजीशन और जो इसकी डायरेक्शन है उसके बारे में कुछ नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है, एक्स टी इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड कहां पे होता है, मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी ये रही। तो एम्पलीट्यूड कहां होता है, स्टार्टिंग में। एम्पलीट्यूड कहां होता है, अगर मैं यहाँ पे x की फॉर्म में लिखूंगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, कैसे भी लिख लो, या फिर आपका प्लस में लिखा हुआ तो प्लस में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इसको कंपेयर करो तो कंपैरिजन से हमें एम्पलीट्यूड की तरह निकल रहा है यहाँ पे 10 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कौन सी यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन या फिर आपकी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, कांस्टेंट पीरियड, सारे पढ़ लेते हैं पहले, कांस्टेंट पीरियड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर लास्ट है प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, एक चीज होती थी जब आप एसएचएम को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एसएचएम में सबसे पहले एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, या फिर f इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है माइनस ऑफ के एक्स। तो लास्ट ऑप्शन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या सिमिलर नहीं लग रहे। अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखते हो और यहाँ पे आप इसी वाली इक्वेशन को देखते हो तो सिमिलर चीज लग रही है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is oscillating according to the equation 7 cos 0.5 pi t, where t is in second. The point moves from the position of equilibrium to maximum displacement in time. तो आपके पास यहाँ पे पहले तो इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 cos 0.5 pi t, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अगर आप इसको कंपेयर करो तो कंपेयर करके आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला फैक्टर पूरा कंप्लीट किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी होता है ना, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। तो ओमेगा यहां से कितना आ गया है, ओमेगा आ गया है 0.5 पाई। ठीक है, हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो आप ओमेगा यहाँ पे पुट कर दो तो 2 पाई ओवर 0.5 इंटू पाई, पाई से पाई कट, तो 0.5 अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना बनेगा, 0.5 इज 1/2, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 4 सेकेंड। तो ये तो आ गया आपका कंप्लीट टाइम पीरियड। पर हमने तो क्या करना है, दी पॉइंट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, मतलब आपने ये बताना है कि ये आपकी मीन पोजीशन है और ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए माइनस ए है, ये आपकी प्लस ए है, मतलब एम्पलीट्यूड के साथ मैं बता रहा हूं आपको कि आपने टाइम बताना है इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से यहां तक का, मतलब ये टाइम आपने बताना है, ये टाइम कितना होगा ये आपने बताना है। अगर आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड 4 सेकंड है, टाइम पीरियड अगर 4 सेकंड है तो ये वाला टाइम पीरियड कितना होता है, अगर आप इस वाले टाइम पीरियड को देखो तो ये आपका होता है t/4 के इक्वल। अगर आप सिंगल सिंगल देखो, ये सिंगल t/4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो t हमारे पास कितना है 4 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4, दैट इज 1 सेकंड आंसर यहाँ पे आपका आने वाला है। ठीक है, तो 1 सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। फिर से समझ लो, एक कंप्लीट अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाओगे, एक्सट्रीम से मीन आओगे, देन हमारे पास मीन से इस वाली एक्सट्रीम पे जाओगे, फिर वापस आओगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना होता है t/4, अगर आप एक पार्ट को लेते हो, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड तो t ही होता है, कैपिटल T, पर अगर आप यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 4 पार्ट के हिसाब से t/4 बन जाएगा। तो यही आपने टाइम पीरियड निकालना था यहाँ पे, मीन से एक्सट्रीम का सिंगल वाला केस। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम एट 3 सेकंड इज दिस। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, मतलब ये वाली चीज जो लास्ट क्वेश्चन करा ना, मीन से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, ये वाला यहां से यहां तक का जाने का डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। ठीक है, कितने टाइम में हो रहा है, 3 सेकंड में हो रहा है, तो √3/2 आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड गिवन है। तो इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड आपने निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक पार्ट कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो आप तो y इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास यहाँ पे a sin ओमेगा टी, मीन से एक्सट्रीम जा रहे हो तो a sin ओमेगा टी आ गया। टाइम कितना गिवन है आपको यहाँ पे, टाइम इज 3, तो 3 ओमेगा लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, √3/2 टाइम्स ऑफ a, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो a से a कट हो सकता है, a से a हमारे पास क्या हो सकता है कट, तो sin 3 ओमेगा √3/2 के इक्वल कब होगा, साइन हमारे पास √3/2 कब होता है। ठीक है, अगर आप साइन को देखो तो आपका sin 60 होता है। sin 60 को आप क्या लिखते हो, अगर आप sin 60 को लिखना चाहते हो तो sin π/3 लिख सकते हैं। sin π/3 कितना होता है आपका √3/2, तो हम इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, sin 3 ओमेगा और यहाँ पे ये है 3/2, तो हम इसको लिखेंगे π/3 विल बी इक्वल टू दिस 3 ओमेगा। ठीक है,
तो यहां से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालो तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा विल बी पाई बाय 9। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। बट हमने क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा कितना है हमारे पास यहाँ पे, पाई 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 पाई से पाई कट, 9 इंटू 2 इज 18 सेकेंड। तो कहां से दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है बताओ। ऑप्शन नंबर ए 18 सेकेंड, 18 सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है विद पीरियोडिक टाइम ऑफ 6 सेकेंड। उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, 6 सेकेंड है। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, हाफ द एम्पलीट्यूड। एक कंडीशन याद रख लो, अगर हमारे पास ये मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। ठीक है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम पे जाने का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है t/12। इसको याद कर लेना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का t/12 आपका टाइम पीरियड होता है, अगर आप मीन पोजीशन से जा रहे हो। बट t/12 कंप्लीट का नहीं होता, t/4 होता है कंप्लीट का। t/12 कहां का होता है, वेट 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 वेट, यहां पे क्या लिखा है, फॉर ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये पूरा कंप्लीट एम्पलीट्यूड है a, और मैंने बोला है ये हाफ द एम्पलीट्यूड ये, तो इसका टाइम पीरियड होता है t/12, इसका टाइम पीरियड होता है t/12। और आपको कंप्लीट टाइम पीरियड कितना गिवन है, कंप्लीट टाइम पीरियड अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कितना गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टाइम ऑफ 6 सेकंड। तो कंप्लीट टाइम पीरियड आपका 6 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू t/12 आ जाएगा। इससे आप सोल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6/12। अगर 6/12 को आप सोल्व करो तो कितना बनेगा, 6/12 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा आपका 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेते हैं फिर से। द टाइम टेकन फॉर ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, जी सही है, ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक अच्छा दोनों साथ साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज देखनी, देखो अगर आप मीन पोजीशन से चल रहे हो, ये आपकी मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a है एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपकी x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a है। तो तीन हमारे पास यहाँ पे पोजीशन होती है, मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ये नेगेटिव में एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव में एक्सट्रीम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना एम्पलीट्यूड कवर होता है। टाइम पीरियड कैसे, अगर सिंपल पेंडुलम है, पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, फिर इस वाली एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो कितनी बार हमारे पास यहाँ पे इसने एम्पलीट्यूड ट्रेवल करा, एक बार ये एम्पलीट्यूड, फिर वापस आया a, देन हमारे पास इधर गया a और देन वापस आया a। तो टोटल कितना हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ a। फिर से देख लो, अगर आप देख रहे हो एक सिंपल पेंडुलम है, उसका कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, पहले मीन से एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा। तो इसको वन कंप्लीट टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो मतलब वो a एम्पलीट्यूड चला है, वापिस आया, फिर a एम्पलीट्यूड चला, तो 2a तो इधर वाले पार्ट में चल गया, 2a इधर वाले पार्ट में चल गया है। ठीक है, तो इसलिए टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a। 4 टाइम्स ऑफ a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ पीरियड ऑफ 6 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कितना गिवन है, 6 सेकंड गिवन है, और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है आपको, 3 सेंटीमीटर। जी चलो, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज। मैक्सिमम स्पीड आपने बतानी है। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v इज इक्वल्स टू a ओमेगा। ये आपका मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड पता है, ओमेगा आप निकाल सकते हो। ओमेगा हमारे पास कैसे निकलेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू बनेगा आपका 2 पाई ओवर t। तो हो गया काम। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आपका ये होता है, देखो अगर आप फॉर्मूला सिंपल वेलोसिटी का देखोगे तो हमारे पास ये क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है वेलोसिटी का। बट अगर आप मैक्सिमम निकाल रहे हो, मैक्सिमम अगर आप निकाल रहे हो तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, v इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ ओमेगा, मतलब a इंटू ओमेगा।
ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो a इंटू में 2 पाई ओवर टी, तो a कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 लिख देंगे, ये 2 पाई है, और जो हमारे पास यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिख रहा है 6 है, तो यहाँ पे इसको कट करो तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कट तो कितना आ गया पाई, तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी पाई मीटर पर सेकंड, पाई मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर, अगर एक सिंपल पेंडुलम है वो कितने एम्पलीट्यूड से आपका ऑसिलेट करता है 50 mm से, तो एम्पलीट्यूड लिखते हैं कितना है यहाँ पे 50 mm, मतलब 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, सॉरी mm है ना, अच्छा -3 आएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, टी आपको कितना गिवन है यहाँ पे 2 सेकेंड आपको गिवन है, ठीक है, कंप्लीट टाइम पीरियड, देन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करा सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है और सोल्व करना है। अगर आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो v इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे a टाइम्स ऑफ ओमेगा, यही बनेगा। अब यहाँ पे आपको फिर से टाइम पीरियड गिवन है तो आप क्या करोगे a इंटू में ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 2 पाई ओवर t, तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास, a लिख लेते हैं, a है हमारे पास यहाँ पे ये वाला वैल्यू, तो 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू में 2 पाई डिवाइडेड बाय t, t कितना है आपका 2 सेकंड, तो 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 50 इंटू 10 टू द पावर -3 और साथ में पाई। इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, इस वाले पार्ट को कंप्लीट सोल्व करना है। अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करते हो तो इसको 3.14 यूज कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास फिर भी देखो अगर 3.3 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपका 15 समथिंग आएगा, 5 3 15 होता है, तो यहाँ पे आप चेक करो तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 0.15 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका आएगा। इसको चेक कर लेना सोल्व करके, सेम आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। मीटर पर सेकंड है, हाँ जी मीटर में कन्वर्ट कर रखा है हमने, तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बनेगा बी, बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये डिस्प्लेसमेंट का पार्ट गिवन है। द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू t/4, मतलब पूछा है आपसे ये कि हमारे पास ये मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, x इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ a, ये आपकी x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल अगर चला है तो इस पोजीशन के ऊपर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे बता रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन ही पूछा है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 पे। वैसे यहाँ पे a नहीं आएगा, जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे a नहीं आएगा, x आएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x होता है, वेट वेट वेट, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इनमें a की जगह x आएगा। ठीक है, अब ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ए तो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता ही है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे, अच्छा वो भी ठीक है, वो क्या है जो हमारे पास स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो बस ये कैपिटल ए स्मॉल ए का थोड़ा पंगा है, बाकी जो हमारे पास यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, ये इसको कैपिटल ए लिख लो, ए ओमेगा, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना है, अगर आप देखो एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर एम्पलीट्यूड कितना होगा, सॉरी एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए इज इक्वल्स टू, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देख रहे हो तो ये होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास प्लस ऑफ ए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपका यहाँ पे डी, डी ऑप्शन बनेगा। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कितना आपका एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और साथ में माइनस ए है तो माइनस ए रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, और यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ही जगह अलग अलग हमारे पास एक्सेलरेशन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a particle is executing simple harmonic motion with frequency f, the frequency at which its kinetic energy and change into potential energy is, अपने फ्रीक्वेंसी बतानी है जिस फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमेशा याद रखना अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपको f गिवन है, तो अगर हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है तो ये डबल फ्रिक्वेंसी आएगी, हमेशा याद रखना है चीज। ये कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है यहाँ पे किसी भी जगह एफ, ठीक है, अगर आपकी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है फिर पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है तो डबल द फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा, ठीक है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी 2f। ये याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा था, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका f फ्रीक्वेंसी से हो रहा है तो आपका जो यहाँ पे चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक से जब पोटेंशियल में चेंज होगी एनर्जी तो कितनी फ्रीक्वेंसी आनी है, तो डबल फ्रीक्वेंसी आती है। अगर पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज होगी तब भी डबल ही आएगी, ठीक है, तो यही चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे डबल द फ्रीक्वेंसी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू। टोटल एनर्जी की बात पूछ रखी कि टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है इनमें से, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी हमारे पास आगे फॉर्मूले में कितनी आएगी, ये आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का होता है। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला आपका टोटल एनर्जी का होता है। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर देना जिससे आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे प्लस फिर पोटेंशियल निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब इसको कंपेयर करना है आपने कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के तो नहीं। और वैसे भी अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आप करते हो तो यहाँ पे एफ स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। वेलोसिटी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेलोसिटी भी नहीं है, नहीं। देन हमारे पास स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, जी ये तो है, ये वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही बन जाएगा यहाँ पे, अगर लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर आपने यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, टाइम पीरियड का, फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑन अर्थ टू मून। अगर आप अर्थ से मून पे जा रहे हो तो हमारे पास किस चीज में चेंज आता है, चेंज आता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अगर आप जी ऑफ मून देखो, अगर जी ऑफ मून आप देखते हो वो जी ऑफ अर्थ के कितना होता है 1/6 ऐसे, ठीक है। बट आपसे पूछा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, अगर आपको टाइम पीरियड पता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो कितना होता है, ये होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। तो ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है। इसमें कहीं भी जी फैक्टर की बात नहीं कर रखी है, सिर्फ इसमें मास की बात कर रखी है। और मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है पर आपका मास तो चेंज नहीं होता ना। अगर मास चेंज नहीं होता तो टाइम पीरियड आपका रहेगा एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1:1, 1:1 बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड ये वाला देखते t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, तब तो हमारे पास फर्क पड़ता क्योंकि जी पे फर्क पड़ता। बट यहाँ पे तो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम में तो फर्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे मास गिवन है प्लस आपका यहाँ पे के गिवन है, तो इनमें किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1:1 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू मेक दी फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेटर। अगर एक स्प्रिंग ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने डबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो पहले तो फ्रीक्वेंसी में लिखो उसको, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई, इसको भी उल्टा कर दो, इसको लिखोगे k/m। अगर मैंने इस फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो डबल करने के लिए अब इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट है, मास को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं मास को क्या कर दूं 4 टाइम्स कर दूं तो मैं यहाँ पे अगर मास लिखता हूं नई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे k/4m लिख देता हूं। तो 4m का जब स्क्वायर रूट आप करो, इस स्क्वायर रूट से 4 को बाहर लेके आओगे तो बाहर कितना आएगा 2, बाहर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको 4m ना करो, इसको m/4 करो, सॉरी इसको m/4 करो, 4 से आप इसको डिवाइड करो, तो मास हमने क्या कर दिया m/4। अब हमारे पास 2 बाहर आएगा तो हमारे पास जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो ट्वाइस दी ओरिजिनल आएगी। नई फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी ये ट्वाइस दी ओरिजिनल, तो नई फ्रीक्वेंसी हमारे पास डबल हो जाएगी। मतलब ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, सॉरी न्यू डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ न्यू, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना था, k/m और मास को हमने क्या करा रिड्यूस कर दिया 1/4। अगर आप मास को m/4 करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, अगर 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओगे तो बाहर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस टू द मास टू 1/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड।
अगर आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, ये करना है। अब आपने टाइम पीरियड को डबल करना है तो जी को आप चेंज कर सकते हो, फिर लेंथ को चेंज कर सकते हो। अगर आपने लेंथ को डबल करा, अगर आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को डबल करना है, अगर लेंथ को डबल करोगे काम नहीं चलेगा। लेंथ को अगर 4 टाइम्स कर दो तो काम चल जाएगा जी। अगर आप यहाँ पे लेंथ को 4 टाइम्स कर दो तो काम चल जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास नया जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड बन जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला, इफ द मेटल बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस बाय अ वुडन बॉब। अगर आप देखो एक ना, उसमें जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक मास लटका होता है ऐसे, ये इसको बोलते हैं बॉब। अगर इस बॉब को मैं चेंज कर दूं कि मैंने इस बॉब की जगह, मतलब जो आपका मेटेलिक बॉब था ये, इसको मेटल से मैंने क्या करा चेंज, मेटल के बॉब को मैंने वुडन बॉब से रिप्लेस कर दिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। क्या यहाँ पे मास पे डिपेंडेंसी आती है? क्या यहाँ पे मास पे डिपेंडेंसी आती है? नहीं आती। अगर मास पे डिपेंडेंसी नहीं आती तो चेंज ही नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? रिमेन दी सेम। क्या आएगा? रिमेन दी सेम। ठीक है, तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है काफी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज फॉलिंग फ्रीली अलोंग विद द सपोर्ट। अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और वो हमारे पास फ्री फॉल की कंडीशन में है। फ्री फॉल के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फ्री फॉल के लिए हमारे पास क्या होता है। देखो फ्री फॉल अगर जब भी आएगा तो फ्री फॉल में आपने याद रखना है, फ्री फॉल में आपने रखना है ए इज इक्वल टू जी याद। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन और जी की बात करो तो जी हमारे पास फ्री फॉल में ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसका पीरियोडिक टाइम डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। फ्री फॉल में तो आपका सेम रहेगा सब चीज। अगर आपका यहाँ पे ए जी के इक्वल हो गया तो सेम ही रहेगा एक्सेलरेशन के हिसाब से। एक हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ फॉल करेगा वो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? इट डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल। ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपने क्लास के बाद कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इसको पढ़ना, इसको सर्च कर लेना चाहे, बट फिर भी आपने इसको सोल्व करके क्लास के बाद कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है आपका ये होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। इसको देख लेते हैं। अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हैज ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तीनों तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। तो आपने यहाँ पे क्या बताना है? उसका सीपी बाय सीवी का रेशियो, सीपी बाय सीवी का रेशियो। अगर आप सीपी बाय सीवी को देखो तो हमारे पास गामा होता है सीपी बाय सीवी। सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका फॉर्मूला होता है 1+2/f। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो डायरेक्ट हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है डायटोमिक के लिए तो आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेशनल देखो तो ये तो कितनी होती है? F=FT=3। रोटेशनल, अगर रोटेशनल आप देख रहे हो डायटोमिक के केस में, तो डायटोमिक के केस में हमारे पास दो एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2। ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया। वाइब्रेशनल कब आता है? हाई टेम्परेचर पे। आपको यहाँ पे कहीं हाई टेम्परेचर नहीं बोला है, अगर हाई टेम्परेचर नहीं बोला है तो आप यहाँ पे वाइब्रेशनल को नहीं लोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा डायटोमिक के लिए कितना होगा? 5। तो आप यहाँ पे सोल्व करो, उसको क्या लिखेंगे? 1+2/5। इसको सोल्व करो तो 1 की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 5 तो 7/5 बन जाएगा ये। अब 7/5 को सोल्व करो तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 1। ठीक है, सभी में 1 आ रहा है। चलो आगे सोल्व करते हैं। अब इसको पहले 1 करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 0 लगाओगे 20 तो 5 4 देन, तो 1.4 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 1.4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपने ऐसे करना था। ये है डायटोमिक का केस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। डायरेक्ट आप कर सकते हो। कहाँ आप बिना बात में परेशान हो जाओगे, पहले सीपी को निकालोगे फिर सीवी को निकालोगे, उन दोनों का रेशियो लोगे,
उससे बेटर हमारे पास क्या है, आप 1+2/f करो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 1.4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट ऑसिलेशन का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वेव्स। जो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी 12 बजे, उसमें हम करेंगे वेव्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना और क्लास में पहुंच जाना। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।